हम अपने पॉलिटी के टॉपिक को, कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को आगे चलाते हैं। कुछ चर्चा चल रही थी। आईएनसी की फुल फॉर्म आप लोगों ने बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1885। 1929 में पहली बार आईएनसी के इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जीते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को रावी रिवर लाहौर में ट्राई कलर फ्लैग लहराया था और डिक्लेयर करा था पूर्ण स्वराज। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया हर साल रिपब्लिक डे, और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करा था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। इसके हेड कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? खबरदार कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोला तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, जिसके हेड कौन थे? इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हमारा फ्लैग किसने डिजाइन करा था? नेशनल फ्लैग पिंगाली वेंकैया। सत्यमेव जयते हमने कहां से कॉपी करा था? कितने वेद हैं हमारे पास? कितने शास्त्र हैं? 6। कितने उपनिषद हैं? मुंडको उपनिषद से क्या लिया? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? बहन जी बताएंगी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? ए भाई लाउडली, पूरी क्लास। क्या पलटी मारते हो तुम लोग भैया? पेपर में लिखा होगा रखलदास। आरटी बनर्जी का पूरा नाम क्या है? रखलदास बनर्जी। कहां पर है जगह आजकल? बहन जी कागज पेपर में थोड़ा लेके जा पाओगे पहले से। अरे उल्टा लिख लिया क्या तुमने, या मैंने उल्टा बोल दिया? अच्छा, तूने भी उल्टा लिख लिया क्या? अच्छा कोई बात नहीं। रखलदास बनर्जी, ये जगह आजकल मोहनजोदड़ो कहाँ है खुदाई के दौरान? मुझे डिस्ट्रिक्ट चाहिए। प्रिया का आवाज नहीं आ रही। बच्चे आज तो मामला गड़बड़ लग रहा है। कल छुट्टी करी तो मतलब आज पीछे हो गए। मुंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। हाँ उल्टा कर दिया, उल्टा। अरे वो भी पंजाब में, ये भी लारखना डिस्ट्रिक्ट है जी। लारखना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। भैया हमें डांसिंग स्टैचू मिला था गर्ल का। वो कहाँ पर मिला था? मोहनजोदाड़ो। हमें फायर एल्टर्स, हवन कुंड मिले थे खुदाई के दौरान, कालीबंगन। बाहर जाने, दीनदयाल घूम रहा है। अब पढ़ाई पे ध्यान देना। हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने बात याद करी थी, हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या कॉपी करा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 26 जनवरी से हम लोग हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसके चलते देश चला जा रहा है। यूके से हमने कॉपी करा। कुछ मेजर बातें याद कर लो, इसमें से कोई एक आपको टिक करनी होगी। मैंने कैग की फुल फॉर्म याद कराई थी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक पर्स। हमारे देश में सभी हिंदुस्तानियों के पास एक ही राइट है, सिंगल सिटीजनशिप का। बाय कैमरल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आपको पता चल गया आजकल कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है हिंदुस्तान में, जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। यूएसए से हमने क्या कॉपी करा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमने वहां से एक पोस्ट कॉपी करी है। कौन सी? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? जब भी प्रेसिडेंट अपनी सीट पर ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के नाम से कोई सैलरी नहीं मिलती। उसका काम होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा बोले तो अपर हाउस, परमानेंट हाउस होता है। इसमें कोई भी एक मेंबर जाता है तो कितने समय के लिए? 6 साल के लिए। हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एट प्रेजेंट हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमान वेंकैया नायडू। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से कॉपी करे? यूएसए से। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने लिखे हुए हैं? 7। वो पूछ ले एट प्रेजेंट हिंदुस्तान में कितने फंडामेंटल राइट है? 6, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट हमेशा के लिए खत्म कर दिया। किसने आवाज उठाई थी? विनोबा भावे ने। कौन थे? फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर लीगल राइट हो गया है। क्या हो गया है?
लीगल राइट समझा दिया था, बस ये याद रखना है। टोटल फंडामेंटल राइट ओरिजिनली 7 थे, एट प्रेजेंट 6 हैं। जो खत्म हुआ है वो याद रखना है, राइट टू फंडामेंटल ड्यूटीज। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, बाद में जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज। हिंदुस्तान में जो आया पैदा हुआ उसको बाय बर्थ मिल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड करी गई फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होती है इसकी संख्या बता दो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिया पक्का है? सोच के बताओ। 8 नहीं, 10 और 11 में तो जमीन आसमान। हे भगवान, या 10 पैसे का फर्क आने पर अकाउंट्स का 20 नंबर का क्वेश्चन जीरो हो जाता है। अब एक का फर्क कर रहे हो। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास 10 है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में ऐड करी। कहाँ से कॉपी करी हमने? यूएसएसआर से कॉपी करी। आजकल यूएसएसआर का नया नाम रशिया। सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज पूरी दुनिया में रशिया। पुराने जमाने में यूएसएसआर। कितने टाइम जोन चलते हैं? अब फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या याद कर लिए। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या कॉपी करा? क्या कॉपी करा? अब ये कॉन्करेंट लिस्ट है क्या? इसकी चर्चा भी थोड़ी देर में करते हैं, अभी अगली स्लाइड में आने वाला है। प्रिया, कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं, नहीं पता। एक होती है यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं टेक्निकली लिस्ट 1, एक होती है स्टेट लिस्ट जिसे बोलते हैं लिस्ट 2, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं लिस्ट 3। इसी बात को पहले पूरा कर देता हूँ, लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनियन लिस्ट बनाई है जिसे लिस्ट 1 बोलते हैं, जिसमें 97 सब्जेक्ट लिखे हैं। इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। बात समझ में आ गई? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट बनाई हुई है जिसे बोलते हैं लिस्ट 1। इसका एक और नाम है यूनियन लिस्ट। इसमें 97 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना सकती और पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल होता है। आपको याद रखना है, लिस्ट 1 बोले तो यूनियन लिस्ट। सब्जेक्ट याद करने 97 सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री सिक्योरिटी फॉर BSF, इसके बारे में अरे आजकल नए रूल्स आ गए, 4 साल के लिए भर्ती होगी। अग्निवीर, बच्चे कह रहे हैं टीवी का पता कैसे चलता है, न्यूज़पेपर घर में आता नहीं है, आता है तो रद्दी के अलावा हमें कुछ लगता नहीं है। अरे पता है हमारे देश में आर्मी सेना पोजीशन ही चेंज कर दिया। अब जो भी अपॉइंटमेंट होगी भर्ती होगी सिर्फ कितने साल के लिए? नया एजेंडा पास हो गया आर्मी में, आर्मी एयरफोर्स नेवल सब जगह कितने साल के लिए भर्ती होगी? 4 साल बाद जितने लोगों की अपॉइंटमेंट है 25% को परमानेंट करेंगे, 75 घर जाओ, 12 लाख रुपए का गिफ्ट मिलेगा, टाटा बाय बाय। है नहीं पता किसी को? तो हम वापस आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पर। इस पे कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इसमें कम ज्यादा? अरे ऐसे 97 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? अलग अलग फील्ड हैं। इन सब्जेक्टों पे कानून कौन बनाएगा? तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जहाँ से सबसे ज़्यादा आर्मी में, नेवल में, एयरफोर्स में जाते हैं, वो लोगों ने विद्रोह कर दिया। उन लोगों को लगता है एक बार नौकरी लग गई, जीवन की सेटलमेंट हो गई, अरे पूरी ज़िंदगी भर की छुट्टी हो गई, काम पे जाओ, कुछ करो मत करो, पैसा आएगा, उसके बाद पर मंथ पेंशन मिलेगी, लमसम अमाउंट मिलेगा प्रोविडेंट फंड के नाम से 40-50 लाख रुपया, रिटायरमेंट 60-62-65 में। आइडिया लग रहा है? अब वो कह रहे हैं बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 साल बाद छुट्टी, तो वो कहेंगे भाई अब तो सड़क पर आ गए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ गई हमारी, क्या करेंगे? तो बड़ा इसमें डिस्प्यूट चल रहा है हिंदुस्तान में। फिलहाल सरकार ने कानून बना दिया। यूनियन लिस्ट बोले तो लिस्ट 1 कितने सब्जेक्ट पर कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट? 97 याद करें, सब्जेक्टों की लिस्ट है, उस पर नहीं जाना। स्टेट लिस्ट बोले तो लिस्ट 2। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 66 सब्जेक्ट लिखे हुए थे, जिस बात सुनना, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 66 सब्जेक्ट से जिस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास था। इसमें स्टेट की पावर को कम करते हुए अमेंडमेंट करी कॉन्स्टिट्यूशन में, 5 सब्जेक्ट यहाँ से उठाकर लिस्ट 3 में शिफ्ट कर दिए और स्टेट की पावर को कम कर दिया। अब स्टेट सिर्फ 61 सब्जेक्टों पे कानून बना सकती है, जैसे हर स्टेट की पुलिस होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। उस पुलिस के लिए सारे नियम कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसका नियम है, उसकी पावर है। समझ में आता है? मैंने एक एग्जांपल लिया। सर
स्टेट में जितनी भी सड़कें हैं उसकी डेवलपमेंट का काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सड़कें बनाओ मत बनाओ जो मर्जी करो। एग्जाम्पल ये पीडब्ल्यूडी, मत बोलना पीडब्ल्यूडी क्या होता है। स्टेट लिस्ट क्लियर हो गया? बोले तो टेक्निकली लिस्ट 2। कितने सब्जेक्ट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे? अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? ये बात याद कर लो। अब बात करते हैं लिस्ट 3, बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी कंट्री से कॉपी करी ये बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 47 सब्जेक्ट थे, इसकी पावर बढ़ा दी, 5 सब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट होके आ गए लिस्ट 2 से। अब कितने हो गए? इस लिस्ट में जितनी आइटमें लिखी हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम ज्यादा पावरफुल है। अगर स्टेट ने कोई नियम बनाया है उस फील्ड में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान में हर स्टेट ने अपने बोर्ड बना दिए, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है सीबीएसई इज मोर पावरफुल। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्लाई कर दी, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है, बिकॉज सेंटर इज मोर पावरफुल देन द। मेरा क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हिंदुस्तान की सरकार ने इंप्लीमेंट करी है ऑन द बेसिस ऑफ विच रिकमेंड, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से? मैंने बचपन में याद कराया था लाउडली, सोने वालों जागो। अच्छा ऑनलाइन वाले ही नहीं, उनसे कैसे पूछूं? अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 implemented in our India from 1 अप्रैल 2022, इफेक्टिवली एप्लीकेबल 2022 में हो रही है। बनी कब है? 2020 में। किसकी रिकमेंडेशन पर? कस्तूरी रंगन कमेटी। किसकी रिकमेंडेशन थी? जो जजेस रिटायर हो जाते हैं उसमें किसी एक जज को हेड बना देते हैं, डिपार्टमेंट दे देते हैं, उन्हें कहते हैं रिपोर्ट तैयार करो, पूरे वर्ल्ड का डाटा इकट्ठा करो, इंडिया का डाटा इकट्ठा करो, रिकमेंडेशन दो, हमारा मूड करेगा नियम बना देंगे। बना दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो करी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कस्तूरी रंगन कमेटी। ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने कौन सी कंट्री से कॉपी करी है? वापस आ रहा हूं अपने टॉपिक पर। कहां से कॉपी करी है? ऑस्ट्रिया से। कॉन्करेंट लिस्ट बोले तो लिस्ट 3, कितने सब्जेक्ट एट प्रेजेंट है? पहले कितने थे ओरिजिनली? आगे चलते हैं। जर्मनी से क्या कॉपी करा है हमने? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द। अब ये इमरजेंसी क्या है, इसको यही रोकते हैं और इमरजेंसी समझते हैं। हिंदुस्तान में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। मुसाइला रिपीट। इमरजेंसी हिंदुस्तान में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार की, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लिखी है इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट इमरजेंसी जिसको गवर्नर रूल भी बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में लिखा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में लिखा है। ये हमने इमरजेंसी पावर्स कहाँ से कॉपी करी? जल्दी बोलो। अरे जो बात तो समझाने जा रहा हूँ, हमने कहाँ से कॉपी करी है? जर्मनी से कॉपी करी है इमरजेंसी पावर्स। पहली इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लिखी है। आर्टिकल 352 से क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है प्रिया? आवाज ही नहीं आई, इसको जगाओ भाई कोई। बच्चा कह रहे नेशनल का मतलब पूरा देश, इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी। अरे इमरजेंसी का मतलब नहीं बताया क्या? पूरे देश में क्या इमरजेंसी? खाना पीना छोड़ देते हो, छत में से छलांगे लगाते हो? बोला नहीं आती थी? पूरे देश में 140 करोड़ लोग बंदूकें लेके बॉर्डर पे चले जाते हैं। अरे इमरजेंसी कब होती है? क्या होता है इसमें? नेशनल इमरजेंसी जब अलाउड होती है तो इसका मतलब, नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन का मतलब है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इमरजेंसी? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको कितने अधिकार मिले हैं बाय बर्थ? जल्दी बोलो। 10। ये कौन है 10 वाला? अरे कौन था ये? अरे 10 वाला कौन था? नाम तो बता दो। है ना कितनी बेहोशी, कुछ का कुछ बोलते हो। नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन का मतलब है सस्पेंशन ऑफ
फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, एट प्रेजेंट हमारे पास 6 हैं। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट 1, जीने का अधिकार। सिर्फ एक छोड़ देते हैं राइट, जीने का अधिकार। हिंदुस्तान में ये नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है, याद कर लो, पेपर में आएगा। पहले याद कर लो, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लिखी है। कहां से कॉपी करी? जर्मनी से कॉपी करी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में सारी सस्पेंशन आ जाते हैं, सिर्फ एक राइट छोड़ा जाता है, जिंदा रहने का अधिकार। हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 1 बार चाइना अटैक, 2 बार पाकिस्तान अटैक। अरे वैसे तो और भी वार हुई है, कारगिल वार हुई थी, कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी थी। अरे हुई थी ना कारगिल वार, हम पहाड़ी छीन के लाए थे अपनी। तो जब भी देश की सरकार को लगता है देश की इंटीग्रिटी को खतरा है और कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो सारे रिसोर्सेज हमारे देश की सरकारें उस देश को प्रोटेक्ट करने में लगा देती है। और ऐसा करने में रिसोर्सेज की कहीं कमी ना हो जाए, सरकारी गवर्नमेंट को सैलरी, वर्कर्स को सैलरी बांटनी बंद कर देती है, सारा मूवमेंट रोक दिया जाता है, सिर्फ एक राइट छोड़ा जाता है, बस जिंदा रहने का अधिकार। और किसी भी तरह देश को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बोले तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, बता दिया। वापस आते हैं आर्टिकल 356। बोले तो स्टेट इमरजेंसी इट इज आल्सो नोन एज गवर्नर रूल। जब हिंदुस्तान की किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाता है, या कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी के साथ इलेक्शन में नहीं जीतती। भाषा समझ में आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी पार्टियां खड़ी हैं, कोई एक पार्टी को मेजोरिटी मिली नहीं, 50% से ज़्यादा सीटें आई नहीं, इसे बोलते हैं हंग गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसे? ऐसी कंडीशन में यूनानिमसली कोई एक सीएम बन ही नहीं पा रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू उस स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, अनाउंस कर देता है स्टेट इमरजेंसी नोन एज गवर्नर रूल, क्योंकि प्रेसिडेंट उस स्टेट के हेड गवर्नर के थ्रू उस स्टेट को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे गवर्नर रूल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उस स्टेट का गवर्नर उस स्टेट के सारे आईएएस ऑफिसर के थ्रू स्टेट को कंट्रोल करता है। और गवर्नर को कौन कमांड कर रहा होता है? प्रेसिडेंट को कौन इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है? कैबिनेट मिनिस्ट्री। मेरी भाषा समझ में आती है? ये कब लगता है? 2 सिचुएशन, जब उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, जैसे JNK गवर्नर रूल लगाया था इन्होंने, पहले लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था, गवर्नर रूल लगा दिया, अभी तक इलेक्शन नहीं कराए हैं। पहले गवर्नर रूल लगा दिया, फिर स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया, अभी तक वहां स्टेट के इलेक्शन, अब तो स्टेट भी नहीं रहा, नहीं कराए हैं, म्यूनिसिपैलिटी के लोकल चुनाव करा दिए हैं। जब उन्हें लगेगा सिचुएशन अब ठीक ठाक है, पत्थर ना मारने वाले अब नहीं रहे, वगैरह वगैरह, जब सरकार को ऐसा लगेगा करा देंगे इलेक्शन। और तो और सीटों की संख्या बदलती है सरकार ने वहां पर, सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली की पोजीशन बदलती है वहां पर, नहीं पता है? चलो छोड़ो, इसी पे आ जाते हैं, सब खिचड़ी बन जाएगी। स्टेट इमरजेंसी क्लियर हो गया। हिंदुस्तान में कुछ स्टेटों में स्टेट इमरजेंसी किस वजह से लगी? लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक था, इलेक्शन कराए किसी एक सिंगल पार्टी को। दिल्ली की बात कर लेता हूँ, दिल्ली में कई बार गवर्नर रूल लगा है। अभी दिल्ली में पीछे एक पार्टी को ज़्यादा वोट मिले थे, मेजोरिटी नहीं बन पाई, कांग्रेस के साथ सपोर्ट करा, कुछ दिनों के लिए सरकार चलाई, सरकार गिर गई, फिर इलेक्शन हो गए। तो जब सरकार गिर गई तो एकदम तो इलेक्शन होंगे नहीं ना, महीना 6 महीने, फिर प्रोसीजर, फिर इलेक्शन, तो तब तक कौन चलाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द गवर्नर रूल, थ्रू द गवर्नर रूल। बोले तो स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लिखा है? 356। मिक्स मत कर देना, कौन सी कंट्री से कॉपी कराइए? आर्टिकल 360 रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश की पैसे की ताकत खत्म हो जाए और पैसे बोरों में भर के लेके जाओ और फिर भी चीजें ना मिले, तो कंट्री में लग सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हिंदुस्तान में आज तक नहीं लगी है। किसी कंट्री में गैलॉप इन्फ्लेशन आ जाए, इकोनॉमिक्स की टर्म बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? गैलॉप इन्फ्लेशन का मतलब सुबह 10 रुपए की चीज होती है, शाम को 100 रुपए की, शाम को 100 रुपए की है, 1 साल बाद 10,000 रुपए की।
हिंदुस्तान में तो इन्फ्लेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो भी 2 डिजिट बोल सकते हैं। 2 डिजिट समझते हो? जब गैलॉप इन्फ्लेशन आ जाए, जरूरत से ज़्यादा प्राइस तेजी से बढ़े, तो ऐसी कंडीशन में साल बाद अब चपाती लेने जाओ तो जो 10 रुपए की चपाती है, साल बाद बोरा भर के नोट लेके जाओगे तो मिलेगी। तो मतलब ट्रक में पैसे भर के लेके जाने पड़ेंगे, अनकंफर्टेबल। पैसे की ताकत, व्हाट डू यू मीन बाय मनी? अरुणिमा स्टार्ट। Money is anything which is generally accepted by the society for the exchange of goods and services or repayment of। पैसा वक्त के साथ साथ बदला है। पैसा का मतलब जिसकी ताकत है कुछ भी खरीदने की, बेचने की, जो बाजार में बिकने के लिए अवेलेबल है। तो पैसे की ताकत ही खत्म हो जाए, बोरे भर के लेके जाओ तब जाके चपाती मिलेगी। तो पैसे की ताकत खत्म हो जाए तो कंट्री उस करेंसी को बैन कर देती है। और क्या डिक्लेयर करती है वहाँ की सरकार? फाइनेंशियल। वो कहती है पुराने वाले 10,000 जमा कराओ, बदले में एक नया रुपया मिलेगा। वो नया, पुराने की करेंसी में उस वस्तु की कीमत 10,000, नई करेंसी में 1 रुपया। समझ में आता है? कृष्णा, फिर समझ में आया? क्या बोलते हैं इसे भैया? बोलते ही नहीं हो, क्या बोलते हैं इसे? कृष्णा कहाँ पर है भैया? फिर जगह इसे क्या बोलते हैं इसे? फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल में लिखी है? 360 में। कौन सी कंट्री से कॉपी करा है? वापस आओ। कनाडा से हमने कॉपी करा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। बाइकैमरल सिस्टम है, स्टेट और सेंटर, उसके बावजूद सेंटर को ज्यादा पावर दी हम लोगों ने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट आल्सो कॉपीड फ्रॉम द कनाडा। हिंदुस्तान में जितना भी टैक्स का कलेक्शन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है अपने अकॉर्डिंग सारी स्टेट्स एंड यूटीज में। सारी स्टेट्स एंड यूटीज में ये कैसे कैसे उसकी पावर ज़्यादा है, किस हिसाब से बांटेगी, ये सारी डिवीजन कहाँ से आ रही है? कनाडा से। और हमने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीमेसी प्रोवाइड करी है। क्लियर है बच्चों? आयरलैंड से क्या कॉपी करा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? कौन बताएगा? प्रिया। व्हाट डू यू मीन बाय राज्य के दिशा निर्देशक सिद्धांत? हिंदी में क्या बोला है प्रिया? राज्य के दिशा निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉपीड फ्रॉम द आयरलैंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? हमारी जो स्टेट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन दे रखी है कि तुम्हें सड़कें ठीक रखनी है, तुम्हें बिजली पानी की व्यवस्था बना के रखनी है, तुम्हें म्यूनिसिपैलिटी को कंट्रोल करना है ताकि सोसाइटी में रहने वाले, उस स्टेट में रहने वाले लोगों का वेलफेयर द बेस्ट हो। लेकिन उनके लिए वो सब करना बाउंड नहीं है। सरकार को कहा गया है 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आपको बिजली प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के पास पैसे ना हो, कोयला ना हो, बिजली ना हो, तो कोई सरकार को चैलेंज नहीं कर सकता, कोर्ट केस नहीं कर सकता। साफ पीने का पानी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है। फ्रेश वाटर नेसेसरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार के पास पैसा ही ना हो, सरकार के पास रिसोर्सेज ना हो, तो सरकार को बाउंड नहीं किया जा सकता कि साफ पानी देना ही देना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सरकार कैसे चलेगी, ये सारी डायरेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी है, लेकिन आप उसको लेके डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार के पास जितने रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग वो द बेस्ट करने की कोशिश करेगी। वापस आ जाऊं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉपीड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। कैसे लिया है हमने? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो संविधान बनाया था 8 चैप्टर थे, 8 शेड्यूल। आजकल कितने हैं? 12 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर और ऐड कर दिए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो साउथ अफ्रीका से कॉपी करा। समय के साथ साथ लोग बदलेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट बदलेगी, तो ये इस कानून को भी बदल देना चाहिए। समय के साथ साथ कानून को बदल देना चाहिए। तो संविधान को बदलने की ताकत हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। कहाँ से कॉपी करी है? साउथ अफ्रीका से। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चलते हमने फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया, राइट टू। इतने सारे अमेंडमेंट करे हमने भैया। ये इमरजेंसी तीनों याद कर ली। आर्टिकल 352, 356 एंड आर्टिकल 360 कौन सा है? 356 कौन सा है? स्टेट इमरजेंसी बोले तो
पंजाब में, JNK में, दिल्ली में, बहुत सारी स्टेटों में लगे हुए। पंजाब में कब लगा था पहली बार? जब ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था। ब्लू स्टार ऑपरेशन कब चला था? जब इंदिरा गांधी, 84 की बात है, डिटेल पर नहीं जा रहे। लिस्ट 3 प्रकार की होती है। यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट याद कर लो। लिस्ट 1 कहते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3 स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून को ओवरलैप नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया है उस सब्जेक्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ओवररूल कर सकता है, जिसको हम कह रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात हमने कहां से कॉपी करी है? सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से कॉपी करी है? कनाडा से। भूलना मत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताएं, बल्कि यस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट विद फंडामेंटल राइट कितने थे? ड्यूटीज कितनी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में वो सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है जिसे किसी स्टेट को फॉलो करनी होती है। अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए सिंगल सिटीजनशिप का राइट मिला है, इमरजेंसी पावर्स मिली है, और चलते हैं आगे। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का डिस्कशन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में क्या लिखा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भैया डिटेल पर मत जाना, ये आर्टिकल 1 to 4 ऐसे एक एक करके बहुत ज़्यादा डेप्थ में याद नहीं करना। क्लैट का पेपर होता तो मैं कहता याद करो, अभी मत बोलना क्लैट क्या होता है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में लिखा है, हिंदुस्तान में एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर? फास्ट सामने लिखा हुआ है 28 स्टेट्स एंड 9। अब तो 8 हो गई, कल तो चर्चा करी थी कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर? 28 स्टेट्स एंड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को इंडिया नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पेपर में नहीं आएगा। जम्मू एंड कश्मीर में एक स्पेशल स्टेटस था जिसको आर्टिकल 370 बोलते थे, इसको हमने खत्म कर दिया। तारीख याद कर लो, ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रिसेंट घटना है ना भैया। अक्टूबर याद रहे ना रहे, बस 2019 याद कर लो। हमने JNK स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370, पहली बात JNK का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल याद कर दो 370, अबॉलिश कर दिया इन 2019। और दूसरी बात हमने स्टेट भी खत्म कर दी है। क्या बना दिया इसको? पार्ट 2 में लिखा है सिटीजन एक्ट 1955, जिसको हम इस वक्त मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। इसे आजकल बड़ा बवाल मच रहा है इसका, इसे बोलते हैं CAA। अरे फुल फॉर्म पूछ रहा हूं, अरे क्लियर हो गया? ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट हिंदुस्तान में कब बना? 1955, जिसे अब बदला जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक और चीज बनाई जा रही है NPR। जल्दी बोलो फुल फॉर्म। अब मैं देखो डिटेल बोलूंगा तो झगड़े वाला काम हो जाता है, इसलिए डिटेल बोल नहीं रहे। ऐसे समझो हम अपने देश को कुछ डेवलप्ड इकोनॉमी जैसा सिस्टम देने वाले हैं। हिंदुस्तान में बाहर से कोई आएगा तो ऐसे देखो वीज़ा लेके आएगा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कुछ दिनों के लिए रह सकता है, परमानेंट उसको रहना है तो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। जैसे फॉरेन कंट्री में लोगों को ग्रीन कार्ड या PR समझते हो? PR जैसे सिचुएशन में जाना पड़ता है, अदरवाइज वो वहाँ परमानेंटली, कंट्री की पावर सुप्रीम है। तो इंडिया की पोजीशन ऐसी बनाने की तैयारी हो रही है कि ऐसे ही कोई भी जब मर्जी जिस मर्जी कंट्री से यहाँ आए तो सरकार कह रही है नॉट परमिसिबल। घूमने के लिए आओ, स्वागत है, वीज़ा लेके आओ, बिजनेस के लिए आओ, हेल्थ इश्यूज़ के लिए आओ। हिंदुस्तान की मेडिकल साइंस बहुत अच्छी है। मेडिसिटी के बारे में पता है ना? मेडिसिटी गुड़गावा, वेदांता, CEO डॉक्टर त्रेहान,
नहीं बताऊंगा, आगे चलो। दुकानदारी चलती है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, 80% फॉरेनर से वहाँ के ट्रीटमेंट। अरे कहीं घुमा करो ना भैया, 12th पास कर ली है, करमपुरा जाओ, वहाँ दुनिया भर के कार के शोरूम है, सारे कार के मॉडल, ब्राउजर मॉडल्स और क्या क्या उनके फीचर से पता चलता है। मेडिसिटी जाओ तो हॉस्पिटल का पता चलता है, 5 स्टार की 7 स्टार। 80% है, क्या कह रहे थे? नॉलेज अपडेट होनी चाहिए ना। तो मेडिसिटी ने पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, वहाँ के जितने भी पब्लिशिंग हाउस है वहाँ। अरे डॉक्टरों की फील्ड में भी उनकी मैगजीन चलती है, उन मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट कर रखी है। हिंदुस्तान में कॉस्ट बहुत कम होती है तो पैकेज बनाते हैं कि वहाँ पर कोई ऑपरेशन कराओ 10 लाख, यहाँ पर कराओ 1 लाख, वहाँ पर कराओ 5 करोड़, यहाँ पर कराओ 50 लाख, आने जाने की टिकट, रहना, खाना, ट्रीटमेंट, ऊँटों की सवारी कराएंगे पास में रेगिस्तान में भेजकर। मतलब टूरिस्ट, मतलब सब काम कराते हैं एक साथ, साथ में एक अटेंडेंट भी आएगा, पैकेज बना देते हैं, बस 2 लाख दो, काम खत्म। और साथ में पूरा पैकेज, टिकटें सब बना के, और क्या बिजनेस चल रहा है मेडिसिटी, पता ही नहीं आपको हिंदुस्तान की तरक्की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक और रजिस्टर है, ईस्टर्न स्टेट्स में बड़ा धमाल मचता है इसको लेकर, उधर से जब मर्जी इधर आ जाते हैं, समझते हो। आगे चलते हैं जी, पार्ट 3। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस स्टेट में है? चलो, मसाइला, उत्तर प्रदेश, सत्यानाश, वेस्ट बंगाल। अरे ये एनपीआर के चक्कर में बता रहा हूँ मैं बात, ये वेस्ट बंगाल की, नहीं तो डेंसिटी यहाँ नहीं बोलता, इकोनॉमिक्स में बोलता। डेंसिटी होती क्या है? ऑन एन एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर में हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हैं? हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेट 140 करोड़ है। हिंदुस्तान का टोटल एरिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर है। इन सबको हम ऑन एन एवरेज बोले कि हिंदुस्तान में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? करीब करीब 400, करीब करीब। ये एवरेज है। ये अगर आपके करोल बाग में आनंद पर्वत और ये बात करें तो यहाँ कई हजार होंगे। 40 गज का मकान, 6 मंजिल, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर, और 1 फ्लोर 20 लोग। तो यहाँ की डेंसिटी अनबिलीवेबल है, सरकार के पास डाटा नहीं है, तो एवरेज की बात कर रहा हूँ। हर स्टेट की डेंसिटी अलग अलग है। सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 13 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में ढूंढने से आदमी मिलता है। कितना बताया मैंने? 13% पर स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट का नाम? सबसे ज्यादा डेंसिटी जहाँ ढूंढने में पत्थर मारो तो सिर्फ आदमी को ही लगता है। कौन सी स्टेट का नाम है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। क्यों? शिफ्टिंग होती है ना वहाँ से, जब बेकारी, भुखमरी पड़ोसी कंट्रियों में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आ जाते हैं लोग। वहाँ पर रिक्शा चलाने में जानवरों का उपयोग नहीं करा जाता, इंसानों को लगाया जाता है। समझ में आता है मैंने क्या कहा? आज भी वहाँ रिक्शा पुराने ज़माने वाली चलती है और उसके आगे कोई जानवर ना होके, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? आज भी ये हिंदुस्तान में अगर आपको सिक्के चलाने हो ना, आप गए हो वेस्ट बंगाल, सिक्के चलते हैं पक्का? पता नहीं ना, आजकल मैं गया नहीं हूँ, मैं पहले गया था। तो जो सिक्के दिल्ली में नहीं चलते थे वहाँ चलते थे सिक्के, समझते हो ना? दिल्ली में 50 पैसे भिखारी को भी दो तो साला ऐसे ही है ना, सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं ये बात। तो सिक्के वहाँ भी चलते हैं। क्यों? डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बेकारी, गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, पॉपुलेशन की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेसिव है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दुनिया भर की समस्याएं हैं। 12th में आप पढ़ के आए हो, मेजर चैलेंजेस, गरीबी, बेरोजगारी, वापस आ जाते हैं जी। फंडामेंटल, अरे डेंसिटी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। भैया समय की लिमिटेशन, क्लास यहीं रोक लेते हैं।